नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मधु कांकरिया का लिखा उपन्यास सूखते चिनार का 10वां भाग लेकर। तस्वीर शब्द में ही जाने क्या आकर्षण छिपा था कि शादी के विरुद्ध होते हुए भी तस्वीर देखने से स्वयं को रोक नहीं सका संदीप। टेढ़ी कानी आंखों से देखी तस्वीर तो लगा कि जयपुर की किसी गोरी को नहीं वरन किसी सिने तारिका या किसी कॉस्मेटिक की मॉडल को देख रहा है। ताज़ा खिला सूरजमुखी सा चेहरा, धुले रेशम से बाल, चॉकलेटी ओंठ, ऊपर टॉप, चेहरे का पूरा क्लोजअप बेहद आकर्षक। ख्यालों में घूम गया कैप्टन अनुज। ऑपरेशन शौर्य में जाने से पहले जिसने अपनी मंगनी की अंगूठी कर्नल सक्सेना के पास रखवा दी थी। मैं नहीं चाहता कि इस पाक अंगूठी पर खून के धब्बे पड़े। अंगूठी धरी रह गई पर वह नहीं लौटा। बाट जोहती रह गई मंगेतर। क्या वह भी ऐसी ही कोई अंगूठी छोड़कर चला जाए उस पार? नहीं, जहाँ हर दिन हर पल मौत से भिड़ंत हो, जहाँ बचा रह जाना महज एक संयोग हो, वहाँ शादी के लिए सोचना भी बेमानी है। कैसी लगी तस्वीर? माँ ने देखा बेटा बड़े गौर से तस्वीर देख रहा है तो हुलस हुलस कर पूछने लगी। संदीप ने तस्वीर को आहिस्ता से परे सरकाया और माँ को देखने लगा गौर से। कितनी बदल गई थी माँ इन दिनों। आधे से अधिक बाल सफ़ेद हो गए। सामने के दो दो दांत गिर गए थे जिन्हें माँ ने अभी तक बंधवाया भी नहीं था। क्या खाने में तकलीफ नहीं होती होगी माँ को? हाँ, नहीं बदली थी तो माँ के चौड़े ललाट पर दमकती लाल बिंदी आज भी उतनी सुर्ख, उतनी ही बड़ी। भीतर फिर ग्लानि की लहर उठी। दो दो बेटे अफसर, पर किसी को इतनी भी फिक्र नहीं कि माँ के आगे के दांत बंधवा दे। लाड़ से पगी आवाज़ में कहा उसने, चलो माँ, आज जाकर तुम्हारे दांत बंधवा लेते हैं। बेटे की शादी में ऐसे मुंह से कैसे जाओगी? माँ निहाल बनावटी रोज से बोली, बात मत टालो। हाँ तो बोल दूँ उनको कि हम आ रहे हैं क्या? माँ के अति उत्साह ने गंभीर कर दिया संदीप को। धीमे से कहा उसने, देखो माँ, तुम्हारी अधीरता व्याकुलता समझ सकता हूँ मैं, पर तू भी मुझे समझने की कोशिश कर। अभी मैं खुद अपनी ज़िंदगी से बाहर हूँ। ऐसे में किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की सोच भी कैसे सकता हूँ? कश्मीर पोस्टिंग तक शादी का सवाल ही नहीं उठता। बेटा साल भर निकल गया, देखते देखते 1.5 साल और निकल जाएगा। फिर तो अगले 6 वर्षों तक पीस पोस्टिंग ही होती है। बस सगाई करके रख लेते हैं। तू नहीं चाहता तो शादी 1.5 साल बाद कर ली जाएगी। बसंत बाबू तो यही चाहते हैं कि बात पक्की कर ली जाए। फिर ये तो सोच कि तेरे पीछे सिद्धार्थ भी अटक रहा है। संदीप को फिर मौका मिल गया। माँ को समझाते हुए बोला, माँ मेरी मानो तो तुम पहले सिद्धार्थ की कर दो, मैं बाद में इत्मीनान से कर लूँगा। यद्यपि संदीप ने अपनी बातें, अपने तर्क बड़े साधारण और सामान्य ढंग से ही रखी थी, पर इसमें इतना ज़बरदस्त और इतना नकारात्मक भाव छिपा था कि माँ को लगा जैसे घर की छत आकर उस पर गिर गई। कैसा है ये लड़का, समझता क्यों नहीं? ये आर्मी नहीं कि उम्र बढ़ने के साथ प्रमोशन और रुतबा बढ़ता जाए। ये शादी का बाजार है जहाँ एक उम्र के बाद हर आने वाले दिन घटता जाता है बाजार भाव। कैसे समझाए बेटे को? कल जब नहाकर निकला था बेटा तो पीछे निकली गंज को देख कलेजा मुँह को आ गया उसका। कहीं झड़ते बाल लूट न ले मज़ा ज़िंदगी का। उसे तो यह भी आशंका कि कहीं बसंत बाबू की बेटी मना ना कर दे उसे। एक तो फौजी, फिर थोड़ी बड़ी उम्र और उस पर तेजी से झड़ते बाल। हे भगवान, जाने क्या क्या देखता है, जाने क्या क्या देखना लिखा है उसके भाग्य में। उसकी उम्र की कभी की दादी बन चुकी हैं सब, और उसका घोंसला अभी तक खाली है। अपनी जेठानी की बहू से सुन रखा था उसने कि 25-26 की उम्र के बाद डिलीवरी में बड़ी समस्याएं आती हैं। पहली डिलीवरी 26-27 तक अवश्य हो जानी चाहिए। पर कैसे समझाए वह बेटे को? वह सिर्फ शादी को लेकर ही चिंतित नहीं है। शादी तो महज एक दरवाज़ा है आगे के संसार में प्रवेश करने के लिए। माँ की आंखों में फिर अंधेरा छा गया। कैसे पार पाए इस समस्या से? संदीप के भीतर भी कीलें ठोकने लगी। कैसे समझाए माँ को? सब अपने अपने द्वीप में तैरने लगे। पागल जिप्सी की तरह भटकता मन फिर अतीत में डूबने लगा। आसमान में तैरते बादलों की तरह
जाने किससे सुनी एक घटना संदीप के दिमाग में तैरने लगी। आज भी याद है वह आवेग, वह थरथराहट, वह कंपन, वे उच्छ्वास, वह दुख जो उसने उस घटना को सुनते वक्त महसूस किया था। तब एक बार फिर उसने जाना कि तमाम उपलब्धियों और प्रगतियों के बावजूद अंततः मनुष्य क्या है और कितना कठिन है मनुष्य बने रहना। घटना इस प्रकार थी। दो पक्के दोस्त थे, बचपन के साथी। दोनों की दोस्ती उतनी ही वास्तविक थी जितनी समुद्र की हवाएं और लहरों के थपेड़े। दोनों ही एक गांव के, एक फौजी बना तो दूसरा भी उसी के नक्शे कदम पर। पहले दोस्त लांस नायक राजेंद्र नेगी की एकाएक शादी तय हो गई। जब जब वह मिलता अपने दोस्त सुमन केसरी से अपने वैवाहिक जीवन के अनुभवों को उसे घर चटकारे ले लेकर सुनाता। पहले स्पर्श के अनुभव, सुहाग सेज की तूफानी अनुभव, स्त्री संसर्ग का अद्भुत सुख। राजेंद्र चाहता था कि सुमन भी फटाफट शादी कर ले, जिससे उसकी दोस्ती का रंग उसकी पत्नियों तक फैल जाए। उसने सुमन के लिए इधर उधर कई जगह रिश्तों की बात भी चलाई। तभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया। दोनों को एकाएक राजस्थान बॉर्डर पर जाने का ऑर्डर मिला। पोस्टिंग पर जाने से ठीक एक दिन पहले सुमन ने अपने दिल का गूढ़ रहस्य अपने परम मित्र राजेंद्र के सामने खोला। दोस्त, मैं नहीं जानता कि इस युद्ध से मैं जीवित लौट पाऊंगा या नहीं, पर जाने से पूर्व अपना एक राज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। और वह राज ये है कि मेरे भीतर लपटें उठ रही हैं। बेहद जतन और तीव्रता से पाली इच्छा के एक टुकड़े को पूरा कर लेना चाहता हूँ मैं एक बार जिंदगी के उस विरल, अद्भुत और परम शक्तिशाली अनुभव से गुजर जाना चाहता हूँ जिसका शाब्दिक आस्वादन हर दिन कराते रहे हो तुम मुझे। दोस्त, तुम्ही ने मुझे कहा था कि युवा स्त्री की देह देह नहीं, बिजली होती है, बारूद से भरी बोरी होती है, छुओ तो करंट मारती है। तो मेरे परम मित्र, देश के लिए शहीद होने से पूर्व मैं अपनी इस आखिरी इच्छा का क्या करूं? तुम ही बताओ। कहाँ जाऊं, कहाँ डुबाऊं कामना की इस ज्वाला को, नारी संसर्ग की इस चाह को। जैसे बिजली गिर गई हो दोस्त पर, काटो तो खून नहीं। अनजाने ही कैसी भयानक भूल कर बैठा वह। आज तक अपना सब कुछ उसने अपने दोस्त के साथ शेयर किया था, पर क्या पत्नी भी? उफ, पाकिस्तान के युद्ध से भी भयंकर है ये युद्ध अपने आप से। क्या करे वह, कैसे करे युद्ध में जाने से पूर्व अपने दोस्त की इस आखिरी इच्छा की पूर्ति? क्या कर दे पत्नी को उसके हवाले? शायद विधाता भी मुँह छिपा रहे होंगे इन सवालों के जवाब देते हुए। क्या दुनिया का कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जवाब दे सकता है कि वे मौत के मुंह में जाने वाले अपने दोस्त की ये तीव्र इच्छा कैसे पूरी करे? जवाब दे वे इस सवाल का। और यदि वे जवाब नहीं दे सकते तो क्यों उठाते हैं सवाल नैतिकता और अनैतिकता के? पहली बार दिमाग में एक प्रश्न कीड़े की तरह कुलबुलाया था संदीप के भीतर। जीवन बड़ा या नैतिकता? अस्तित्व बड़ा कि व्यक्तित्व? और संदीप को लग रहा कि आज तक भी वह इन्हीं प्रश्नों से जूझ रहा है। एक गहरी उच्छ्वास उसके भीतर से निकली। ओह गॉड, ओह लाइफ, और आंख मूंद ही अपने भीतर के समुद्र में जाने कब तक तैरता रहा वह। माँ ने फिर कुरेदा, देखो बेटा, इस लड़की को मत ठुकराओ। फिर जैसे हृदय की सारी वेदना उड़ेलते हुए कहा उससे, अब बड़ी लड़कियां मिलनी भी बंद हो गई हैं। 24-25 तक आते जाते सब ठिकाने लग जाती हैं। उफ, अब बस भी करो। झल्ला गया वह माँ पर। इतने जोर से भरपूर हाथ से मारा उसने खाने की टेबल पर कि माँ सहम गई। माँ के शब्द खंजर की तरह गड़ते रहे देर रात तक। बाद में बहुत रात तक खुद से पूछता रहा कि वह झल्लाया किस पर था। माँ पर, खुद की इस अनिश्चित जीवन शैली पर। उसे लगा कि कश्मीर पोस्टिंग बड़ी सूक्ष्मता से मार रही है उसे, उसके व्यक्तित्व को, उसके स्वभाव को। रात एक बेचैनी रात रही। सारी रात अंधेरा, बिस्तर, चादर और सिलवटों में दुबका रहा वह। सारी रात विचित्र विचित्र स्वप्न पीछा करते रहे उसका। उसने देखा उसके सारे बाल झड़ गए, वह गंजा हो गया, एकदम खलवाट उजड़ा चमन। उसने देखा परिवार के साथ जब लड़की देखने के लिए गया, वह तो उसे देखते ही सब हंस पड़े। पीछे से सुना उसने कोई कह रहा था कि लड़का दूजबर है। ओह नो, घबराहट में नींद में ही उसने अपनी खोपड़ी पर हाथ फेरा। कैसा सपना! ये पहली बार हुआ कि इस बार घर आकर भी नींद उस पर उतनी मेहरबान नहीं रही।
आधी रात नहीं उठकर उसने खोपड़ी के पीछे वाले हिस्से पर दर्पण लगाकर देखा। ड्रेसिंग टेबल के दर्पण ने भी मुंह चिढ़ाया। खोपड़ी के पीछे वाला खलवाट साफ चमक रहा था। गोल गोल वर्तुलाकार हिस्सा, करीब 2 इंच रेडियस का। सच ही चिंता करती है उसकी माँ। इसीलिए विवाह उसी उम्र में कर दिया जाता है जब शारीरिक सौंदर्य पराकाष्ठा पर हो। लेकिन यदि उसके बाल झड़ रहे हैं तो इसमें उसका क्या दोष। आर्मी के डॉक्टर विक्रम कुटी ने उसे साफ कहा था, क्या बताएं, आज के युवा जीवन से ज़्यादा जीवन स्टाइल को महत्व देते हैं। इसीलिए जीवन के तनाव और तेज गति की आधुनिकता जीवन शैली के चलते युवावस्था में ही न सिर्फ गंजेपन वरन नपुंसकता के भी शिकार हो रहे हैं। सुबह चौड़ी मुस्कान के साथ शेखर बाबू हाजिर हुए उसके कमरे में। उठो, एयरपोर्ट चलना है। एयरपोर्ट पर अभी क्यों? आंखें मलते मलते झल्लाया संदीप। चेहरे पर जैसे अबीर पुत गया। वे चहके, सिद्धार्थ आ रहा है। सिद्धार्थ यूं अचानक नहीं, अचानक नहीं। 4 सप्ताह के लिए उसकी फॉरेन पोस्टिंग हुई है जापान में। इसीलिए वह कोलकाता जरूर आएगा। 5-6 घंटे घर पर ठहरेगा, वापस रात की फ्लाइट से उड़न छू। गदगद हो बताने लगे शेखर बाबू। फिर एक मौका लगा था हाथ में संदीप को फौज से विरक्त करने का, इसीलिए फिर छोड़ी एक हल्की सी मिसाइल। देखो, इन 3-4 सालों में ही कितनी तरक्की कर ली सिद्धार्थ ने। हाँ पापा, इतनी तरक्की तो कर ही ली है कि आपके लड़के ने कि कंपनी राज की वापसी को पुख्ता करने में भरसक योगदान दे रहा है। शेखर बाबू समझ नहीं पाए संदीप के व्यंग को। व्यस्तता दिखाते हुए फिर ठेला उन्होंने संदीप को, अब लटर लटर मत करो, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। आते आते सिद्धार्थ का कार्यक्रम थोड़ा बदल गया था। उसका जापान जाना सप्ताह भर के लिए स्थगित हो गया और इस बीच उसे इंडिया लीवर की प्रतिद्वंदी कंपनी रॉकेट एंड गेम्बर ने किसी कोर्ट केस में फंसा दिया। उसी केस के सिलसिले में उसे कोलकाता आना पड़ा था। मामला क्या है? संदीप ने हैरान होकर पूछा। सिद्धार्थ हंस पड़ा, एक मक्कार हंसी। मामला ये है कि हमने एक विज्ञापन दिया था टीवी पर। नियम के अनुसार आप दूसरों के प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट के साथ नहीं दिखा सकते। वह शनिवार की शाम थी। टीवी पर हमारे रिम साबुन का नया विज्ञापन आया। हमारे विज्ञापन से पहले टाइप साबुन का विज्ञापन था, जिसमें एक स्त्री कह रही थी, टाइप से धोइए, इसमें सुगंध भी है और सफ़ेदी भी। हमने दिखाया कि एक स्त्री के पास टाइप का पैकेट है, लेकिन उसका कपड़ा गंदा है। तभी दूसरी स्त्री आती है और कहती है, रिम से धोइए, इसमें न सुगंध है न नरमी, सिर्फ सफ़ेदी। और इसके तुरंत बाद रिम से धुला हुआ झकझक कपड़ा पर्दे पर लहराता है। अपने विज्ञापन द्वारा हम टाइप साबुन को, जो रॉकेट एंड गैम्बर का साबुन है, नीचा दिखा रहे थे। शनिवार को हमारा नया विज्ञापन निकला। शनिवार बंद था और सोमवार को होली का त्यौहार। 3 दिनों तक हमने करोड़ों की बिक्री की। मंगलवार को R&G ने हम पर केस ठोक दिया, जिसकी पूरी संभावना थी ही। कल कोर्ट जाकर हम माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन मुनाफा तो हमने पीट ही लिया। हंस पड़ा सिद्धार्थ, एक सफल हंसी। कॉर्पोरेट जगत में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ प्रतिभा और हुनर ही नहीं, साम दाम दंड भेद छल कपट सभी आजमाना पड़ता है। अब सिर्फ यही जरूरी नहीं कि हम मेहनत और प्रतिभा से आगे बढ़ते रहें। अब यह भी ज़रूरी है कि हम ज़रूरत पड़ने पर रेड भी मारते रहें, जिसमें कोई हमसे आगे ना बढ़ सके। तभी तो तुम्हारे इंडिया लीवर के एशियन हेड के CEO से जब इंटरव्यू में पूछा गया, इतनी दौलत, इतनी शोहरत और कामयाबी के बाद भी क्या चीज़ है जो आपकी नींद उड़ा देती है, तो जानते हो उस बंदे ने क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया कि आज भी जब मैं किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को देखता हूँ तो मेरी नींद उड़ जाती है। तो बच्चों, तुम कॉरपोरेट वाले ये अस्तित्व में नहीं, सिर्फ अपनी ही सत्ता, अपने ही वर्चस्व में विश्वास करते हो, और इसके लिए आज तुम लोगों ने सारे विश्वास और मूल्य उल्टा दिए। लेकिन यही प्रवृत्ति दुनिया का सुख चैन छीन कर उसे एक कुरुक्षेत्र में बदल देगी, क्योंकि सभी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने में नहीं, वरन एक दूसरे को पछाड़ कर, गिरा कर, लहू लहान कर सबसे आगे पहुंचने की अमानवीय दौड़ में शामिल हो जाएंगे। काश जिंदगी को हम प्रेम और मनुष्यता के साथ बरतते तो दुनिया उतनी बुरी नहीं होती। शेखर बाबू को रास नहीं आ रही थी ये बहस।
वे सब कुछ कह सकते थे, वे सब कुछ सह सकते थे, पर सिद्धार्थ की कामयाबी पर कोई उंगली उठाए ये उन्हें नागवार गुजरता। उन्हें लगता संदीप नहीं, सिद्धार्थ ही उनका असली अंश है, जो जिंदगी को आगे बढ़ने और सबसे बढ़कर पैसे के महत्व को समझता है। इसलिए दोनों की गर्म होती बहस पर ठंडे पानी के छींटे डालते हुए कहने लगे, वे नाश्ता लग गया है, चाय ठंडी होकर शरबत हो गई और तुम दोनों को बहस से फुर्सत नहीं। चलो डाइनिंग टेबल पर फिर प्रसंग छिड़ा शादी का। अब जिस घर में दो दो शादी की उम्र के युवा लड़के हों, वहाँ उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और विषय हो भी क्या सकता है। माँ ने फिर ढेर सारी तस्वीरें बिछा दी दोनों के आगे, किसी का क्लोजअप तो कोई फुल लेंथ में। प्रायः हर कन्या की दो दो तस्वीरें, किसी किसी की तीन तीन भी विभिन्न भंगिमाओं में। सिद्धार्थ ने मजाक में सारी तस्वीरें संदीप के आगे सरका दी। भैया फर्स्ट। जाने क्या कुलकुलाया भीतर कि शेखर बाबू फिर बादलों से फट पड़े। ये तस्वीर सिद्धार्थ के संबंध के लिए आई हैं, संदीप के लिए नहीं। भाई मैं क्या करूं, मैंने तो कई जगह कहा भी कि पहले बड़े बेटे की, लेकिन साफ कह दिया लड़की वालों ने कि हम फौजी को नहीं दे सकते अपनी लड़की। संदीप का चेहरा कातर कातर हुआ, जैसे बात नहीं बात का घूंसा पड़ा हो, पर सिद्धार्थ पर तो जैसे घर की छत ही गिर पड़ी। छटपटाता रहा वह कुछ पल। बोलना चाहा तो जैसे गूंगा हो गया, सारे शब्द फ्रीज हो गए। संत जैसे भाई का यह अपमान, और वह भी उसके चलते। वह कसमसाया, पर बहुत देर तक जब कोई भी शब्द सामने नहीं आया जिसे वह फेंक पाता परिवार के मुंह पर और बचा पाता भाई को, तो झल्लाकर टेबल पर जोर जोर से मुक्के मारते चिल्ला पड़ा, बंद करो शादी की ये बकवास। जब से घुसा हूँ घर में, शादी, तस्वीर और लड़कियों के अलावा कोई बात ही नहीं करनी मुझे शादी वादी। बिना चाय नाश्ता के ही उठ गया वह। चलो थोड़ी देर के लिए देशबंधु पार्क घूम आते हैं। संदीप ने सिद्धार्थ के बिगड़े मूड को संभालना चाहा। चलो। देशबंधु पार्क वह जगह थी जहाँ दोनों ने जाने कितनी शामें एक साथ गुजारी थी। देशबंधु चित्तरंजन दास के नाम पर बना ये पार्क दोनों को इसलिए भी प्रिय था कि मध्य कोलकाता का ये सर्वाधिक गुंजायमान पार्क था। यहाँ चिड़ियाँ सबसे अधिक बोलती थीं। दोनों साथ साथ चलते रहे, पर संदीप को लगा सिद्धार्थ अभी भी गुमसुम है। लड़ियाते स्वर में पूछा संदीप ने, क्या बात है, घर से मुक्ति पाने के लिए तू यहाँ आया, पर लगता है घर अभी भी तेरे साथ ही चल रहा। बात बहुत हद तक सही थी, पर सिद्धार्थ के दिमाग में घर के साथ साथ कंपनी भी घूम रही थी। कल ही उसने सर्वे में पाया कि उन्हीं का एक प्रोडक्ट अक्स उनके दूसरे प्रोडक्ट अक्स सैंडल को खा रहा है। यानी जो उपभोक्ता पहले अक्स व्यवहार करते थे, वे अब नए विज्ञापन से प्रभावित होकर अक्स की जगह अक्स सैंडल का व्यवहार कर रहे हैं। कंपनी के लिए यह कैनिबलाइजेशन सुखद स्थिति नहीं है, क्योंकि इससे नया सेल नहीं बढ़ रहा। सिद्धार्थ ने भाई को इस नए सर्वे की जानकारी से अवगत कराया। संदीप ने ध्यान से सुनी उसकी समस्या और मन ही मन पसीज गया। इतना होनहार भाई, पर चिंता और सरोकार कैसे टुच्चे। मरा जा रहा है इस चिंता को लेकर कि कंपनी का एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को खा रहा है। पर क्या उसे एहसास है इसी देश के कई भागों में आदमी आदमी को खा रहा है? क्या कभी सोचता है वह उन आदमखोरों के बारे में? वाह क्या सोच है, कितनी चिंता। हठात उसके मुंह से फिर निकल गया, क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। पर सिद्धार्थ ने सुन लिया था। उसका मन थोड़ा खिला हुआ और घूमने की औपचारिकता भर पूरी कर वह वापस लौट आया। घर में संदीप ने इस बार स्वयं को बेगाना सा महसूस किया। उष्ण आत्मीयता से गमकते घर को जाने क्या हो गया था। शेखर बाबू बात बात पर अपना आपा खो बैठते। संदीप की गिनी चुनी तनख्वाह, जीवन के खतरे, झड़ते वालों के चेहरे की उदासी ने उनके दिमागी संतुलन को गड़बड़ा दिया। जब तब उसके फौजी को कुतरते रहते। सांसारिक दौड़ में पिछड़ी माँ जब जब आंसू बहाती रहती। व्यस्तता का मारा सिद्धार्थ चाह कर भी भाई का साथ नहीं निभा पाता। 20 दिन की छुट्टियों में बूंद बूंद उदासी झड़ती रही, बोरियत जमा होती रही, और एक चमकती सुबह संदीप वापस भूषण कैंप में। हैरान संदीप, इस बीच उसका कमांडिंग अफसर बदल गया था।
नए कमांडिंग अफसर थे कर्नल आर्य, जिसे सूंघा संदीप ने और सूंघते ही उसका जायका बिगड़ गया। उसके शरीर से किसी हिंसक बनैले पशु की गंध आ रही थी। इस बीच श्रीनगर आसपास के संवेदनशील इलाकों में आतंकवादी गतिविधियां और वारदातें एकाएक बढ़ गई थीं। इस कारण नया सीओ जरूरत से ज़्यादा चाक चौबंद था। हर वक्त एक टांग पर खड़ा रहता, अपने अधीनस्थ स्टाफ को भी रखता। एक चमाचम दोपहर कर्नल आर्य ने एकाएक बुलाया संदीप को। संदीप ने देखा कर्नल का चेहरा उस दिन बदला हुआ था। उन्होंने अपनी आंखों पर बड़ा सा काला चश्मा पहना हुआ था। संदीप ने सोचा शायद कर्नल साहब को आंखों का इन्फेक्शन हुआ होगा। मैं पूछने ही वाले थी, कर्नल ने एक काला चश्मा संदीप की ओर बढ़ाया। लो, इसे पहन लो। पर क्यों? मेरी आंखें स्वस्थ हैं, जिससे कि तुम उस जिंदगी के बारे में नहीं सोचो जो तुम जी रहे हो, क्योंकि तुम भटकते भटकते संवेदनाओं के जिन इलाकों में घुस जाते हो, फिर चाह कर भी नहीं निकल पाते। इस चश्मे के बाद ऐसी भटकनों का खतरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस चश्मे को पहनने के बाद आपकी संवेदनाएं और आपकी आत्मा शून्य हो जाएगी। आप तो जानते ही हैं कि कई बार आतंकी हत्या के पूर्व लोगों के चेहरे पर काला कपड़ा डाल देते हैं, इसलिए नहीं कि वे अपनी पहचान छिपाना चाहते, वरन इसलिए कि वे उस इंसान से स्वयं को भावनात्मक रूप से अलग कर लेते हैं। नहीं, मैं इसे नहीं पहनूंगा, क्योंकि मैं कहीं नहीं भटकता। मैं तो सिर्फ एक सत्य, स्वाभाविक, मानवीय और सुंदर जीवन की तलाश में रहता हूँ। चश्मे के लेंस के पीछे से कर्नल आर्य ने उसकी आंखों में झांका। संदीप की पीठ में कंपन हुआ। तल्ख शब्दों में फिर जवाब दिया कर्नल ने, सुंदर, सत्य और मानवीय। मेरे जांबाज फौजी सत्ता को इन्हीं शब्दों से अधिक खतरा है, और हम सत्ता के हाथों की कठपुतली हैं। इसलिए हमें आदेश मिला है कि इन चश्मों को पहनने का। हाँ, सबसे ज़्यादा फायदा तुम्हारे लिए, तुम्हारे जैसे फौजियों को ही होगा, जो हमेशा पश्चाताप और ग्लानि की टोकरी सिर पर लादे रहते हैं। नहीं मेरे हीरो, इसमें अटपटा लगने का कुछ भी नहीं है। तुम्हारी तो रांची पोस्टिंग हो चुकी है। तुमने आदिवासी जीवन को करीब से देखा भी है। तब तो तुम खूब जानते होगे कि कुछ आदिम जनजातियाँ ये मानती हैं कि आत्मा शरीर से बाहर रखी जा सकती है। इसीलिए उनके वीर जब युद्ध भूमि पर जाते तो उनकी आत्मा को अपने घर में सुरक्षित रख जाते हैं। अब यह तो हर एक के लिए संभव नहीं है, इसलिए ये चश्मे ईजाद किए गए हैं। इनको पहनते ही आपकी आत्मा, आपका अंतःकरण आपके शरीर से कूच कर जाएगा, और चश्मा उतारते ही आपको आपकी आत्मा वापस मिल जाएगी। लेकिन अकस्मात इन चश्मों की ज़रूरत क्यों आ पड़ी? क्योंकि अगले महीने मैं तुम्हें ऐसे ऑपरेशन पर भेजूँगा जहाँ बिना यह चश्मा पहने तुम ऑपरेशन को सफल कर ही नहीं पाओगे। इस चश्मे का काला जादू ये है कि इसको पहनते ही तुम एक प्रकार के हाड़ मांस के रोबोट बन जाओगे। देखो, आज के ज़माने में जिसने ये चश्मा पहना वही सफल हो पाया। सारे नेता, मंत्री और बिजनेस टाइकून पहनते हैं यही चश्मा। निर्णायक और दृढ़ स्वर में कहा संदीप ने। सर, मैं किसी भी ऐसी हिंसा के पक्ष में नहीं हूँ जो अंतिम रूप से बच्चे हमारे मानवीय बोध को ही निगल ले। उसे असहज देख उसके कंधे थपथपाए कर्नल ने और भावदार शब्दों में फिर समझाया उसे, आखिरी बार। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम पर किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। फिर कहता हूँ, बहस मत करो, धारा के विरुद्ध मत तैरो। हमारा सिर्फ एक ही धर्म है, आदेश का पालन करना, उसके औचित्य पर सोचना नहीं। हम कर ही क्या सकते हैं? जो कर सकती है वह सरकार है, पर सरकार को भरोसा ताकत पर है और ताकत को बंदूक पर। इंसान किसी का भी कंसर्न नहीं है। इसलिए व्यक्ति स्वातंत्र के लिए यहाँ फौज में कोई स्पेस नहीं। खिन्न संदीप लौट आया अपने कैंप में। अपने क्रोध, आक्रोश, हताशा, अवसाद को ठिकाने लगाने के लिए जाने कब तक दीवारों पर मुक्के मारता रहा, तकियों को पीटता रहा, कॉटेज के बाहर लगे गमलों पर भी लात चलाई, पर आक्रोश था कि थमने का नाम ही नहीं। शायद ऐसी ही चरम असहायता में लोग करते होंगे खुदकुशी, उसने सोचा, पर मैं सामना करूंगा परिस्थितियों का। उसने स्वयं को मजबूत करने की चेष्टा की। रात उसने खाना भी नहीं खाया। बहुत दिनों बाद भीतर के जमा सारे दुख, अवसाद, मजबूरियों और हताशाओं को कागज पर फैला दिया। पहली चिट्ठी लिखी अपने परम प्रिय भाई सिद्धार्थ को।
प्रिय सिद्धार्थ, सरकारी आदेश है कि मैं अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर दूं, क्योंकि मैं भावुक हूँ, सोचता बहुत हूँ। तुम तो जानते ही हो कि किस प्रकार मैं परिवार से विद्रोह कर फौज में आया। क्या इसीलिए कि मैं अपने मनुष्य होने की पहचान, सोच और एहसास से भी वंचित कर दिया जाऊं। मैं ये सोच कर काँप जाता हूँ कि आने वाले समय में फौज जाने क्या क्या अमानवीय कार्य मुझसे करवाएगी। आने वाला समय बहुत भारी पड़ने वाला है मुझे पर मुझे पर शायद इसीलिए अब मेरी संवेदनाओं को अफीम खिलाकर सुला दिया जाएगा और मेरी रूहानी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया जाएगा। देखते देखते दुनिया कितनी कुरूप होती जा रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। पिछले महीने एक अंग्रेजी फिल्म देखी थी जिसने मुझे विचलित कर दिया, और विचलित होते हुए भी मैं निश्चिंत था कि यह एक सिर्फ कहानी है, हकीकत नहीं। लेकिन आज सोचने पर विवश हूँ, कहानियाँ कितनी जल्दी हकीकत बन जाती हैं। उस अंग्रेजी फिल्म में एक कारपोरेट कंपनी एक इंजीनियर से एक अनुबंध साइन करवाती है। इस अनुबंध के अनुसार इंजीनियर कारपोरेट कंपनी के लिए एक ऐसी मशीन ईजाद करेगा जिससे कंपनी को बेइंतहा मुनाफा होगा, और इसके बदले कंपनी इंजीनियर को मुंह मांगी कीमत भी देने को तैयार। पर कंपनी एक शर्त रखती है इंजीनियर के सामने, और वह शर्त यह है कि मशीन तैयार हो जाने के बाद कंपनी इंजीनियर के दिमाग का ऑपरेशन करवाएगी, और उस ऑपरेशन में कंपनी इंजीनियर के दिमाग में उन 3 महीनों का मेमोरी चिप बाहर निकाल देगी, जिन 3 महीनों में वह मशीन बनाएगा, जिससे कि वह इंजीनियर किसी और कंपनी के लिए वैसी मशीन नहीं बना सके। इंजीनियर कुछ पलों के लिए सोचता है कि अनुबंध पर साइन करे या न करे, पर आंखों के सामने छा जाता है 9 अंकों की राशि का भारी भरकम चेक। इतना बड़ा फायदा इंजीनियर अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देता है। तो यही है आज का युग। सत्ता अपना फायदा देखती है, कंपनियां अपना। आम इंसानों के लिए कोई नहीं सोचता। मैं जिस मकड़ जाल में फंस गया हूँ, इस जन्म में तो शायद ही इससे छूट पाऊँ। मैं अभी फौज के अनुबंध से बंधा हूँ। 20 वर्षों के सेवा काल के पूर्व फौज से मुक्ति नहीं पा सकता, और यहाँ रहता हूँ तो संभव है कि आने वाले समय में मुझे बेईमानी करनी पड़े, अपनी संवेदनाओं एवं अपनी इंसानियत से भी। चिट्ठी लिखते लिखते अचानक उसे लगा कि भीतर जो उफनता आवेग और आवेश था वह ठहर गया। लहरें थोड़ी सम पर आई हैं। थोड़ी देर के लिए सही अपने डार्क रूम से निकले संदीप थोड़ी देर के लिए ही सही अपने डार्क रूम से निकले संदीप पत्र को अधूरा ही ईमेल किया, और दोपहर घटी घटना की संभावना पर विचार करते करते सो गए। तो अभी आप सुन रहे थे मधु कांकरिया का लिखा उपन्यास